अस्सलामुअलैकुम बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम करते हैं इसकी ब्राइटनेस। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं बेटा, आज मैंने शुरू करना है। अभी तक मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के इसी एक पहलू पर चला रहा हूं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ मोशन is described by this equation. कौन सी इक्वेशन? एक, if a motion is described by this equation, acceleration is equal to minus 100x. तो describe the motion. Describe the motion. जी बेटा, if a motion is described by this equation, ये पहला if a motion, ये बेटा आपकी स्क्रीन पर सीधा आ रहा ना लिखा हुआ। If a motion is described by this equation, a is equal to minus 100x, describe the motion. Describe the motion. Describe the motion. ये कैसी मोशन है बेटा? ठीक है, अब आप ये चीज देखो कि आप इसकी इक्वेशन देख के कहो कि इट इज SHM। इट इज SHM, पहली बात ठीक है। अगर ये SHM है, इसको आप स्टैंडर्ड a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करें। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 100 के। और ओमेगा किसके बराबर है? 10 के। और 2 पाई एफ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और टाइम पीरियड किस तरह निकाल सकते हैं? और टाइम पीरियड किसके बराबर है? यूं जनाब आप टाइम पीरियड ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था जनाब आपके पास एक छोटा सा पॉइंट। अब आए जरा, अभी तक हमने इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही एक इक्वेशन पढ़ी है और ये एक ही ग्राफ हमने पढ़ा, उसके अलावा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ना। ये एक्स और ये एक्सेलरेशन और ये यू, ये ग्राफ पढ़ा हमने। आए जनाब, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। जरा एक क्वेश्चन आपके सामने शेयर करता हूं, ये देखें जरा। बेटा ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है कि नहीं? बेटा आपके सामने स्क्रीन आ गई कि नहीं? आगे सर। अच्छा, what is meant by simple harmonic motion? It is a periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. अच्छा, ये एक बीच, हाँ सॉरी, ये एक आवाज बीच में थी, उसको मैंने खत्म किया। ये देखें जी, state what is meant by a simple harmonic motion. It is a type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. ये बात है, ठीक है कि नहीं? आगे चले जनाब, आगे देखिए ये चीज है, a small ball rests at point P on the curved track of radius r as shown in the figure 4.1. अब ये देखिए, ये बॉल जो है इस कर्व ट्रैक पे वाइब्रेट करता रहता है, मूव करता है। द बॉल इज मूव्ड अ स्मॉल डिस्टेंस टू वन साइड एंड देन रिलीज्ड। द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द बॉल इज रिलेटेड टू इट्स एक्सेलरेशन a towards p by this expression. A is equal to minus g over
A is equal to minus G over Rx. Show that ball undergoes simple harmonic motion. तो इसको आप कैसे से करेंगे जनाब? नीचे दिखाएं, नीचे करें इसको, थोड़ा और नीचे चलाएं. और दूसरा है the radius of the curved track is 28 centimeter. Calculate, determine the time interval of the ball passing point P and then returning to the point P. ठीक है, टाइम पीरियड जनाब. यहां पर जो ये सिंबल इस्तेमाल हुआ है वो टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल हुआ. वापस आ जाएं जनाब. अच्छा जी, ये देखें कि ये एक ट्रैक था यूं, इस पे वो बॉल जो है वो यूं 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 मूव कर रहा है, इस तरह करके. और उसने कहा कि उसकी जो मोशन है वो माइनस जी ओवर आर एक्स के बराबर है. आप उसे बताएं जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है. लिखें आपके जी भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, इसका रेडियस जो है वो भी कांस्टेंट है. ठीक है कि नहीं? इस जिस सरफेस का जिस पे वो वाइब्रेट कर रहा है, तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स है, एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. आप लिखें दिस एक्सेलरेशन क्लियरली शोज that this expression clearly shows that acceleration is directly proportional to the negative of displacement, hence proved that this motion is SHM. और दूसरी बात ये है कि अगर आपसे वो पूछे कि इसका आप देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर आर एक्स था, ये उसने दिया हुआ था यहाँ पर माइनस जी ओवर आर एक्स. ये अब इसको अगर आप नोट करें तो इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें. स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? जी ओवर आर के. और ओमेगा किसके बराबर है? अंडर रूट जी ओवर आर के. और टाइम पीरियड आपको पता है किसके बराबर होता है? 2 पाई ओवर ओमेगा. ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था. किसी को अगर ये वाली एक्सप्रेशन याद ना हो तो आपको याद है आपने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी पढ़ा था. थीटा की जगह 2 पाई डाला, छोटे टी की जगह कैपिटल डी डाल दें तो कैपिटल टी किसके बराबर है? 2 पाई ओवर ओमेगा के. तो यहां से अब कैपिटल टी किसके बराबर है? 2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर के. और टी पाई 2 पाई बराबर है आर ओवर जी के. ये जनाब आपका एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का. और आपसे उसने कहा है कि जनाब पॉइंट पी से लेके वापस आने तक का टाइम पीरियड निकालें. रेडियस की वैल्यू उसने आपको दी हुई थी जी 9.8 है. उसने रेडियस की वैल्यू आपको दी है इस क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर. तो टाइम पीरियड आप उस टाइम पीरियड को वो इस अजीब से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉ से. तो बिल्कुल ना घबराएं. 28 कितने सेंटीमीटर था? 28 सेंटीमीटर. 0.28 यहाँ पुट करें, जी की वैल्यू 9.8 पुट करें, 28 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने. तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर ली. अच्छा, आप ये चीज देखें कि बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मुश्किल चैप्टर है, तो मैंने उसके हिस्से कर दिए, काफी सारे उसके क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए. उनमें से मैं फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ एक ही टुकड़े पे बहस कर रहा हूं, और वो ये वाला टुकड़ा है. हर वो क्वेश्चन जिसमें ये बेसिक मेन इक्वेशन इन्वॉल्व होती है, मैं फिलहाल सिर्फ उसी को टच कर रहा हूँ, बार बार उसी के क्वेश्चंस कर रहा हूँ. तो इसका मतलब है जब आप ये स्किल आपका 3-4 दिन में काफी पक्का हो जाएगा. अमूमन सिंपल हार्मोनिक मोशन वो वाहिद चैप्टर है जब टीचर सारा सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर ये चैप्टर दोबारा पढ़ाइए. यानी ये मेरा वाहिद वो चैप्टर है जो बच्चे 2-2, 3-3 दफा सुनते हैं टीचर से. लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि ये आपको एक ही दफा में इतना पक्का कर दें कि दोबारा आपको ये सुनने की जरूरत ना पड़े. तो मैं इसलिए इसको टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ. यानी मैंने इसका एक हिस्सा पकड़ा हुआ है और वो ये वाला हिस्सा इसी के पीछे पढ़ा हुआ हूँ. इसी से रिलेटेड पास पेपर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि एक चीज पक्की हो जाए, दोबारा कभी ये आपको तंग ना करे. फिर इसका दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा, इस तरह स्टेप वाइज करेंगे. वापस आ जाए, एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं. ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. To demonstrate the simple harmonic motion, ये देखें. To demonstrate simple harmonic motion, a student attaches a trolley to 2 similar stretched springs as shown in the figure 3.1. Okay, the trolley has a mass of 810 gram.
द ट्रॉली इज, ये नोट कर लेता हूं कि मास 810 ग्राम है। जब मैं स्क्रीन अवेक पीछे हटाऊंगा तो मुझे फिर याद होना चाहिए कि मास 810 ग्राम। द ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड along the line of the two springs and then released. The subsequent motion of the acceleration of the trolley is given by A is equal to minus 2kx over m. ठीक है, spring constant is equal to 64 Newton per meter. X is the displacement of the trolley. Show that the frequency of oscillation of the trolley is 2.0 hertz. ठीक है, and the maximum displacement is 1.6 centimeter और मैक्सिमम स्पीड। बस ये नीचे क्वेश्चन देखें, यहाँ खत्म हो रहा है और कोई नहीं है। ठीक है, पीछे आगे देखें, क्वेश्चन आगे है कि नहीं? नहीं आगे जी। द मास ऑफ द ट्रॉली is increased. Okay, the initial displacement remains unchanged. फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम स्पीड, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी पे और मैक्सिमम स्पीड पे मास का क्या असर दखल। ठीक है, वापस चले जाए जनाब क्वेश्चन पे। वापस अपने कैमरे पर ले जाए। जी, अब ये चीज देखिए बेटा, कि ये क्वेश्चन क्या था। ये इस तरह से है, यहां स्प्रिंग है, ये ट्रॉली है, ये इसका इस तरह से है जनाब, ये यूं करके। अब आप देखें, सबसे पहले कि इसमें ऑलरेडी एक एक्सटेंशन, मैं पहले भी ये चीज प्रूव कर चुका हूं, मैं दोबारा प्रूव कर देता हूं कि दोनों में एक एक्सटेंशन स्प्रिंग्स में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है कि नहीं है? ये चीज उसने मुझसे प्रूव करने को नहीं कही, लेकिन मैं फिर भी प्रूव कर देता हूं। ये इसका मेन पॉइंट है। मैं इसको अब समझाने के लिए बार बार ये स्प्रिंग्स नहीं बनाऊंगा, मैं इसको एक बड़ा डॉट से जाहिर करता हूं इस ट्रॉली को, और इस पूरे स्प्रिंग को ऐसे जाहिर कर देता हूं, और इस स्प्रिंग को भी ऐसे जाहिर कर देता हूं, और इसमें एक एक्सटेंशन ई मौजूद है, इसमें भी एक एक्सटेंशन ई मौजूद है। मैंने इस ट्रॉली को थोड़ा सा ऐसे इधर डिस्प्लेस किया। ठीक है, डिस्प्लेस किया तो जो ये जो स्प्रिंग था, ये वाला जो स्प्रिंग है, इसमें ये डिस्टेंस x, ये जो डिस्टेंस है ये x है। तो इस वाले स्प्रिंग में, ये जो इस तरफ वाला स्प्रिंग था, इसमें एक्सटेंशन हो गई है e प्लस एक्स, और इसमें एक्सटेंशन हो गई है e माइनस एक्स। इसमें एक्सटेंशन क्या होगी? e प्लस एक्स, और इसमें एक्सटेंशन होगी e माइनस एक्स। अब ये चीज देखो कि क्या होगा, ये इस तरफ को एक फोर्स लगेगा F, इसको F2 कह लो, इसको एक फोर्स लगेगा इस तरफ को F1 कह लो। ठीक है कि नहीं? अब ये मेन पोजीशन है, ठीक है कि नहीं? तो अब ये चीज देखें कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा? वो होगा F1 माइनस F2, और वो निकालें किसके बराबर है? क्योंकि ये स्प्रिंग्स हैं, हुक्स लॉ लगेगा। F1 है K टाइम्स E प्लस एक्स, यानी उसमें K के साथ आपने टोटल एक्सटेंशन इसकी लगा दी E प्लस एक्स, और माइनस K टाइम्स, दोनों चूंकि आइडेंटिकल स्प्रिंग है, दोनों का K एक है, और दोनों में एक्सटेंशन E, एक में E माइनस एक्स है, एक में E प्लस एक्स है। क्योंकि शुरू में भी उनमें एक एक्सटेंशन E मौजूद थी, आपने उसको X उसमें खींचा इस तरफ, तो ये बन गया KE प्लस के एक्स माइनस के ई प्लस के एक्स। तो ये आपके पास 2kx फोर्स हो गया। तो ये नेट फोर्स जो है, इस फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्यों रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं? क्योंकि ये उसको वापस सेंटर की तरफ बुला रहा है, उसे अपनी पोजीशन की तरफ वापस, अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस ले जाना चाह रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट जो कि इस तरफ को है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस तरफ है, फोर्स का वेक्टर इस तरफ है, तो जब टेक्निकली स्पीकिंग हमें इस रेस्टोरिंग फोर्स को -2kx कहना चाहिए कि ये फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के ऑपोजिट है, और ये फोर्स जो कि एक्सेलरेशन कॉज करता है, उसे मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट कराता है, और ये नेट फोर्स है, इसको एम ए के बराबर पुट कर दिया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2kx ओवर m हो गया। और बेटा इससे ये प्रूव हो गया k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया, और साथ x, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब उसने ये क्वेश्चन आपसे प्रूव करने के लिए नहीं की, इस क्वेश्चन में, ये एक पेपर में प्रूव करने के लिए मांगी थी, इसमें प्रूव करने के लिए नहीं मांगी, लेकिन मैंने वैसे लिख दी। अब उसके बाद उसने कहा कि आप इस इक्वेशन को देखकर बताएं कि ये कैसे SHM है। तो इस इक्वेशन को देखकर आप उसे बताएं कि स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, मास ऑफ ट्रॉली भी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल मिलाकर कांस्टेंट है। चूंकि ये चीज है, इससे मैं ये कंक्लूड करता हूं
और जब मैं ये कंक्लूड करता हूं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि हर वो चीज जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, it is a type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement। अच्छा, मैं इसके साथ और भी बड़े खेल खेल सकता हूं। मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं। जब मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर 2k ओवर m आ गया यूं। अब ये चीज देखो, अब ओमेगा स्क्वायर 2k ओवर m हो गया। यहां से ओमेगा किसके बराबर है, 2k ओवर m, 2k ओवर m। और फिर टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट, सॉरी टाइम पीरियड हमने पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा था 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर होता है। तो टाइम पीरियड की जगह ये डाल दें 2 पाई अंडर रूट 2k ओवर m। उससे क्या होगा, ये m इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा। आपको पता है t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2k ओवर m, और फिर t इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय m ओवर k 2k, और टाइम पीरियड किसके बराबर बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m ओवर 2k। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। और अगर वो आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो आपने ये पहले पढ़ा है ना कि ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर है अंडर रूट 2k ओवर m के। तो ओमेगा की जगह डाल दें 2 पाई f फ्रीक्वेंसी, आपके पास ये 2k ओवर m आ गया, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट 2k ओवर m। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अब आपको उसने खुद ही डाटा दिया हुआ है कि जी k64 न्यूटन पर मीटर है, और मास ऑफ ट्रॉली जो है वो 810 ग्राम है। 810 ग्राम है तो उसको आप केजी में कन्वर्ट कर लें, 0.181 केजी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाती है। आज मैं एक नया नॉलेज जो आपको छोटा सा पढ़ाता हूं वो मैं आपको बता देता हूं, वो नया, उसका प्रूफ भी बाद में करेंगे, अभी फिलहाल उसको सिंपली कोट कर देते हैं। मुझे आप सिंपल एक बात बताएं कि ये एक सिंपल पेंडुलम, इसको आप यहां से छोड़ें, और दोबारा एक केस है कि इसको आप यहां से छोड़ें, और एक और केस है कि आप इसको यहां से छोड़ें। आपको पता है कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है, यूं वो वाइब्रेट करती है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड यहां होती है। उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, यहां होती है। अच्छा, एक बात याद रखें, मैक्सिमम स्पीड के लिए फार्मूला होगा वी मैक्स का, उसका सिंबल होगा, या यहाँ छोटा सा जीरो लगा दें। यहाँ छोटा सा जीरो लगा देने से भी मुराद ये है कि वेलोसिटी एट द जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन से मुराद है जो सेंटर वाली पोजीशन है। वी जीरो का मतलब है वेलोसिटी एट द जीरो पोजीशन या मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, इस चैप्टर में एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, वी वेलोसिटी के लिए, वी जीरो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, ए एक्सेलरेशन के लिए, ए जीरो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए, के ई काइनेटिक एनर्जी और के ई जीरो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पी ई पोटेंशियल एनर्जी और पी ई जीरो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है जिधर नीचे जीरो लगा देने से मुराद उस चीज की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप इसको छोड़ते हैं, ये पेंडुलम यूं आ गया, यहां से छोड़ें तो यूं आएगा, यहां से छोड़ें तो यहां पहुंचेगा। इन किस केस में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, बेटा मुझे बताएं। ये पेंडुलम जब यहां पहुंचेगा अपनी मीन पोजीशन पर, इसकी स्पीड ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, या इसकी ज्यादा होगी, लास्ट वन की। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो तो बेटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है कि नहीं, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब है या मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, और v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। ये मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया, मैक्सिमम स्पीड के लिए ये फार्मूला है। इसका मतलब है मैक्सिमम स्पीड एम्पलीट्यूड से प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, अब आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। अभी आपने ये जो फार्मूला पढ़ा है, ये अभी किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं करना, किसी ने कोई बात पूछनी तो नहीं है, नो ठीक है। लगता है बाद ही क्लास में प्रेजेंट है, बाकी सब लोग किधर हैं भाई।
सारे कोई बोलता ही नहीं, ना बात करता है, सारे खामोश बैठे रहते हैं। मुझे ऐसे तो ना किया करें ना, आप पार्टिसिपेट भी किया करें। लेक्चर जो है वो क्लास की उससे होता है, फार्मूले। अच्छा एक बात सुने, इस फार्मूले को देखें टाइम पीरियड के। इस फार्मूले को देखकर मैं जिससे जवाब पूछूं वो मुझे जवाब दे। अब्दुल्ला तौफीक, बेटा आप मुझे बताएं कि इस फार्मूले में, ये फार्मूला पहले बताएं है किस चीज का। अब्दुल्ला तौफीक, ये फार्मूला किस चीज का बेटा? हम्म, जी, टाइप करके बता दें ये फार्मूला किसके बारे में है। ये टाइम पीरियड बता रहा है ना यार, ये क्या बता रहा है? ये टाइम पीरियड बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम पीरियड बता रहा है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा ये फार्मूला टाइम पीरियड बता रहा है। इस टाइम पीरियड में कहीं एम्पलीट्यूड है बेटा? इस फार्मूले में कहीं टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड है कि नहीं, मुझे पहले बता दो। नहीं है। चल अच्छा, अगर इसमें टाइम पीरियड नहीं है तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि कोई बॉडी ऐसे वाइब्रेट करे। फर्ज करें एक बॉडी यूं वाइब्रेट करके 2 सेकेंड्स लेती है, तो वो ऐसे वाइब्रेट करे तब भी 2 सेकेंड्स लेगी, और अगर वो यूं वाइब्रेट करे तो तब भी 2 सेकेंड्स लेगी। और इसकी क्या मतलब हुआ जी? ये तो बड़ी है जो हैरानकुन बात नहीं, बड़ी मजे की बात मुझे पता चला जनाब कि एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड। इसका मतलब है, ये देखें ये मार्कर है, ये मार्कर ऐसे वाइब्रेट करे तो भी 2 सेकेंड अगर लेता है, तो यूं वाइब्रेट करे तो भी 2 सेकेंड लेता है, और अगर इसको भी 2 सेकेंड लेता है तो इसका मतलब है ऐसे जाने में 1 सेकेंड लेगा, ये ऐसे जाने में 1 सेकेंड लेगा, ये ऐसे जाने में 1 सेकेंड लेगा। अगर ये भी 1 सेकेंड में ये स्विंग करता है, ये भी 1 सेकेंड में ये स्विंग करता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, और इसकी स्पीड उससे भी ज्यादा है, मैक्सिमम स्पीड। इसका मतलब है मैक्सिमम स्पीड एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली रिलेटेड है। बेटा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एम्पलीट्यूड से बेटा क्या है? इंडिपेंडेंट है। बड़े मजे की बात है। अच्छा अगर आप ऐसा करें ना यूट्यूब पे, अब मैं वो वीडियो नहीं चलाऊंगा, ठीक है? यूट्यूब पे जो MIT के प्रोफेसर हैं सर वॉल्टर लीवन, ठीक है कि नहीं है, उनका लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर का मतलब यह है कि वो वैसे ही लेक्चर देने आए थे, बूढ़े हो गए थे तो उनको इन्होंने वैसे बुलाया। उसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए, हॉल में लोग बैठे हुए, आम लोग बैठे हुए। उसमें सर वॉल्टर लीवन जो है ना, एक लंबा सा पेंडुलम है, उसको हिलाते हैं, यहां से यूं छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, और उसका टाइम पीरियड आता है 4.5 सेकेंड्स। फिर वो ना यहां से उसको छोड़ते हैं, वो यूं वाइब्रेट करता है, बच्चे काउंट करते हैं, तब भी वो आता है 4.5 सेकेंड। पता चला कि वो पेंडुलम एक छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करे या बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करे तो उसका टाइम पीरियड सेम रहता है। पता चला कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। अच्छा अगर टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है तो फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी भी क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब है दुनिया में कोई भी चीज। अच्छा अब आपको पता है, मैंने आपको याद है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे आगे पीछे जितनी भी चीजें हैं वो हल्की हल्की वाइब्रेशन उनमें हो रही है, और जब उनमें वाइब्रेशन हो रही है तो वो सब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्ज करें कि मैं इस टेबल पर ऐसे मुक्का मारता हूँ, तो आपको तो ये टेबल नहीं हिलेगा, लेकिन इसको अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इसकी ये स्क्रीन काफी देर तक ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, और जब ये वाइब्रेट करेगी तो इस तरह से करते करते बेटा जब ये यूं यूं वाइब्रेट करेगी तो इसकी अपने एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, और फिक्स टाइम पीरियड होगा और इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी। चाहे ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे, चाहे ये छोटे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करे, दोनों सूरतों में इसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स टाइम पीरियड होगा, और वो फिक्स फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। पता चला कि आपके आगे पीछे जितनी भी चीजें हैं उनमें बड़ी हल्की हल्की वाइब्रेशंस हैं, और वो हल्की हल्की वाइब्रेशंस करते वक्त अपना एक टाइम पीरियड और अपनी एक फ्रीक्वेंसी रिलीजियसली मेंटेन करती हैं वो बॉडीज। चाहे वो बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करें, चाहे वो छोटे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करें। फर्ज करें खुदा ना खस्ता अभी एकदम बड़ा रिएक्टर स्केल पर एक बड़ा जलजला आए, तो उस जलजले के नतीजे में घर, बिल्डिंगें, दरवाजे सब वाइब्रेट करेंगे, पंखे। और जब वो ऐसा वाइब्रेट करेंगे और उनका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, तब भी वो अपना टाइम पीरियड वही रखेंगे जो उनका है।
यानी पंखा अगर हल्का हल्का यूं वाइब्रेट करता है, जलजले के नतीजे में यूं वाइब्रेट करे, तब भी टाइम पीरियड उसका फिक्स रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, उसे कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल टाइम पीरियड। तो पता चला कि हर चीज का अपना एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, और वो उसको रिलीजियसली मेंटेन करता है। ठीक है, बहरहाल वी आर नॉट आउट ऑफ दिस, ए इज इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर पर ही हैं हम। आए जनाब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन निकालो। अच्छा, आप देखें जरा, ये वही क्वेश्चन है, उसमें आप बाकी पार्ट्स इसके आराम से कर लेंगे। देखें जरा, पीछे चलाएं, ये देखें, ये क्वेश्चन था। अब देखिए, उसने ये पार्ट आपसे पहला जो था वो नहीं, उसमें आपको पता है कि इसका जो पार्ट 1 है, ये जो चीज है, कर्सर इस पे लेकर आएंगे, ये देखें, ये जो चीज है, ये आपको बेटा कर्सर की मूवमेंट नजर आ रही है कि नहीं? जी, ये देखें। अब ये चीज देखें कि ये जो 2k/m है, इसमें ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो k की जगह आप पुट कर दें 64, 890 ग्राम है, ये पुट कर दें, और इसको 890 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लें, ये 0.81 केजी हो जाएगा। वो यहां पुट करें तो आपके पास इधर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर से आप फिर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। आगे नीचे चले जनाब। बेटा अब देखिए, इसको नीचे लेके जाए, नीचे स्क्रॉल करें इसको। अच्छा, ये देखिए बेटा, सॉरी फॉर द डिले, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज दिस एंड द मैक्सिमम स्पीड आप किस तरह निकालेंगे? v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट से। अभी मैंने आपको लिख के दी है, ठीक है कि नहीं है? v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। और आगे देखिए, मास ऑफ द ट्रॉली इज इंक्रीज्ड। अब आप मास अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे मैक्सिमम स्पीड और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है? ये देखें, मास इंक्रीज करने से क्या होगा? ये देखें, ये इक्वेशन देखें, यहां पर मास इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मास इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आप देखें कि मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला भी मैंने आपके सामने क्या लिखा है, ये वाला लिखा है। इसमें अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है? 2πf(x0) के। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो फिर मैक्सिमम स्पीड भी कम हो जाएगी। और जाहिर है, भारी चीज की बड़ी, जिस तरह भैंस भागे तो उसकी स्पीड कम होती है बकरी की निस्बत, तो जाहिर है ट्रॉली का मास ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड कम होगी। आए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, ये देखें जनाब, state by reference to the displacement what is meant by simple harmonic motion. It is a type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. ये देखिए जनाब, ये ग्राफ थोड़ा अजीब सा नहीं? A mass is undergoing oscillation in a vertical plane. The variation with the displacement x of the acceleration is shown below. State two reasons why the mass is not simple harmonic motion. जी, है कोई जो दे इसका जवाब? सर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसके दो रीजंस हैं। पहली बात तो यह है कि ये ग्राफ किस तरह का है?
ये ग्राफ इस तरह का, एक तो टेढ़ा ग्राफ है और ऐसे है, आप उसे कहें कि ये मोशन जो कर रहा है, ये अगर इसकी मीन पोजीशन है तो एक तरफ को ये कम जा रहा है, दूसरी तरफ को ज्यादा जा रहा है, यानी ये इस तरह की मोशन है। और प्लस ये लाइन परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है। तो दो बातें हैं, आप उसे कहें कि इस वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाई जाएगी। दो वजह क्या है कि इसकी दोनों साइड पे मोशन अनसिमेट्रिकल है, ये अपनी मेन पोजीशन से एक तरफ को ज्यादा जा रहा है, दूसरी तरफ को कम जा रहा है। और गालिबन आपको पता है कि जो ये और ये चीज, और दूसरा ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। लाइन स्ट्रेट ना होने का मतलब है कि इस तरफ उसका बिहेवियर और है और इस तरफ उसका बिहेवियर और है। और वैसे जो मैं आपको बताऊं, जो वर्टिकल मोशंस होती है ना, इस तरह की जो मोशन होती है, यानी आप इस तरह कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, यानी जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट है, जब वो नीचे जाता है मास तो जरा जल्दी जाता है और ऊपर जाते हुए स्लो हो जाता है, तो उसकी मोशन नीचे और ऊपर की अनसिमेट्रिकल होती है। नीचे आते वक्त उसका टाइम और ज्यादा जल्दी नीचे आ जाता है और ऊपर जाते हुए स्लो हो जाता है। और प्लस ये जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इससे इस तरफ को ज्यादा नीचे आता है और इस तरफ को कम ऊपर जाता है। तो ये मोशन अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक तो कहलाई जा सकती है, परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाई जा सकती। आपको याद है जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि दुनिया जहान में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, या तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं या वो अप्रोक्सीमेट सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं। तो इस तरह से जी सिलसिला चलता है। आए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। जी ये देखें, a U tube contains a liquid as shown in the figure 3.1। और ये देखें इसमें लिक्विड ऑसिलेट कर रही, यू ट्यूब नहीं ऑसिलेट कर रही, इसमें पानी उछल रहा है, एक तरफ नीचे होता है और एक तरफ ऊपर होता है, ठीक है कि नहीं। और उसमें कहता है द लिक्विड इन द यू ट्यूब देन ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट एक्सेलरेशन ए ऑफ द कॉलम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस। मैं इस एक्सप्रेशन को नोट कर लेता हूं, 2g/L(x), और इसमें लेंथ की वैल्यू दी हुई है उसने 19.0 सेंटीमीटर। आगे नीचे चलें, बाकी चीजें छोड़ दें, बस वापस आ जाए बेटा। इसमें बेटा क्या हो रहा है, ये ट्यूब थी, यूं ट्यूब थी, ये इसमें लिक्विड था ऐसे। बेटा इस लिक्विड को झटके लगे तो यहां से ऊपर हो गया और यहां से नीचे हो गया, और फिर ये यूं यूं होता रहा ऐसे ऐसे। यानी जरूरी नहीं अगले आधे टाइम पीरियड के बाद इस तरफ वाला पीरियड लिक्विड ऊपर होगा और इस तरफ वाला लिक्विड नीचे होगा, तो ये यूं 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 वाइब्रेट कर रहा है। और उसका उसने ये एक्सट्रैक्शन दी हुई है, उसने प्रूफ नहीं आपसे मांगा, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, और आप में से ज्यादा एंथुसियास्टिक बच्चे हैं उनको चाहिए कि उसे प्रूव करें। और इसको फिर आप बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लें, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 2g/L के बराबर है, और ओमेगा किसके बराबर है, √2g/L के बराबर है। और टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2π/ओमेगा के। टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2π√2g/L। टाइम पीरियड किसके बराबर है, ये इस तरह के बराबर है। और इसमें फिर आप L 19 सेंटीमीटर है तो उसको वैल्यू पुट कर दें 0.19 और G की वैल्यू डाल दें 9.81। अब इसी चीज को वापस इधर आ जाए जनाब, आप अगले क्वेश्चन पर आ जाए, अगला क्वेश्चन निकालें। ये देखें, नहीं जी ठीक है, अच्छा जी ये देखिए बेटा, a cylindrical sealed tube sealed at one end has a cross sectional area A and contains some sand. The total mass of the tube and the sand is capital M. The tube floats upright in a liquid of density rho as shown in the figure 3.1. The tube is pushed a short distance into the liquid and then released. State the two forces acting on the tube immediately after its release. State and explain the direction of resultant force acting on the tube immediately after its release. The acceleration of the tube is given by, शुक्र करें उसने आपसे एक्सेलरेशन डिराइव नहीं करवाई, ठीक है कि नहीं है। ये एक्सेलरेशन इसलिए नहीं डिराइव की कि कैम्ब्रिज ने भी पैसे कमाने हैं,
अगर कैम्ब्रिज मुश्किल सवाल पूछना शुरू कर दे तो जनाब आप खुद देख लें कि मामलात उनके भी बच्चे भाग जाएंगे फिर। और फिर ये आगे वैल्यूज पुट की हुई हैं। एक एरिया दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मास जो है वो 0.17 kg, और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो 1.3 सेकेंड है, और आपसे ओमेगा मांगा गया है। और मेरा ख्याल है यहाँ पर ये क्वेश्चन टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी आपसे मांगी गई है। आए वापस आ जाए जनाब, क्वेश्चन पे इधर आ जाए। सबसे पहले देखें होता क्या है। ये पानी है, ठीक है, पानी की सरफेस है ये। अब यहां पर आपने एक ट्यूब यहां रखी हुई है ऐसे, फर्ज करें ये ट्यूब बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही, रुकी हुई है। इन हालात में इस पर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं? इसका वेट है mg, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? इसे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है जी? जी, इसे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? कोई बता सकता है, लिख सकता है कौन सा फोर्स इसे लग रहा है? जी, इबाद ने कहा है ड्रैग फोर्स। पहले बात की बात का जवाब दे देते हैं। ड्रैग फोर्स बेटा उस चीज पे लगता है जो लिक्विड में मूव कर रही हो। जो चीज लिक्विड में मूव ना कर रही हो उसे ड्रैग फोर्स नहीं लगता जी। दानियाल आपने क्या कहा? अपथ्रस्ट। राहन ने भी कहा अपथ्रस्ट। तो इसे बेटा अपवर्ड अपथ्रस्ट लग रही होती। और अपथ्रस्ट है क्या जी? अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट की डेफिनेशन क्या? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होती है। अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। किसका मतलब है? इतना फ्लूइड, इतना फ्लूइड, इतना फ्लूइड इस पूरी बॉडी इसके वेट के बराबर है। ये है नॉर्मल हालात। अब फर्ज करें कि आपने इसको ऊपर से उंगली से पुश किया नीचे का, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं इसे दोबारा बना देता हूं। ये पानी की सरफेस है और ये ट्यूब है। ये ट्यूब की इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, ठीक है कि नहीं? आपने इसे पुश कर दिया, यहां ऐसे करके कर दिया। जब आपने इसे ऐसे किया और यहां से छोड़ा तो पूछें क्या होगा? इस वक्त राइट एट दिस पोजीशन इसकी जो इस पे वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है और अपथ्रस्ट ऊपर लग रही है, और अपथ्रस्ट ज्यादा है। अपथ्रस्ट क्या है बेटा? ज्यादा है अपथ्रस्ट। पूछे अपथ्रस्ट ज्यादा क्यों है? इसलिए ज्यादा कि फ्लूइड डिस्प्लेस ज्यादा हो चुका है। और फ्लूइड, आप इसका तो वेट इतना सा फ्लूइड बर्दाश्त कर लेता है, इतना सा फ्लूइड उसे बैलेंस कर लेता है, ये तो ज्यादा फ्लूइड है। तो उसकी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है ये है, और अपथ्रस्ट ये है, और वेट ये है। तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगी, लेकिन ये इनर्शिया की वजह से वहां रुकेगी नहीं, तो ये थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। जब ये ऊपर उठेगी तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये रह जाएगा। अब जब ये अपने मीन पोजीशन से भी ऊपर जा चुकी होगी तो वेट बड़ा हो जाएगा और अपथ्रस्ट छोटी हो जाएगी, और उसको नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। पता चला कि ये वाटर की सरफेस है, ये इसका बॉटम ऑफ द ट्यूब है। जब भी ट्यूब बॉटम ऑफ द ट्यूब से नीचे जाता है उसका बॉटम, तो उस पर जो फोर्सेस लगते हैं वो ऐसे लगते हैं, नेट फोर्स जो है ये यूं। और जब वो ऊपर अपने बॉटम ऑफ द जो की इक्विलिब्रियम पोजीशन उससे ऊपर उसका बॉटम जाता है तो उस पर इस तरह के फोर्सेस लगते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं जो आपको ज्यादा जोर से लगते हैं जब आप मेन पोजीशन से हटते हैं, तो ये आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही होते हैं। अब उसको आप बता दें कि ये बॉडी SHM परफॉर्म करेगी, और उसने खुद ही आपकी मदद कर दी ये कह के कि ये इस तरह का एक एक्सप्रेशन दे दिया उसने आपको। आप उसे बताएं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब जो है वो कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कांस्टेंट है, जी 9.8 कांस्टेंट है, मास ऑफ द फ्लूइड ट्यूब कांस्टेंट है। जब सारा कुछ ही कांस्टेंट है तो ये ऐसे है। अगर ये ऐसे है तो साफ पता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। ये आपने लिखना है। अब आप में से जो अजीम आदमी होगा ना वो होगा जो ये चीज डिराइव करके मुझे दिखाएगा, और वो पूछे किस तरह डिराइव होगी। वो इधर एक आप थ्रस्ट की एक एक्सप्रेशन बनाएगा, फिर वेट के साथ उसको माइनस करके इज इक्वल टू -m में पुट करेगा, तो तब ये चीज बनेगी। मैं पहले से बता दूं, ठीक है कि नहीं? और यहां से इसी को, ये इक्वेशन आपके पास क्या है मैं दोबारा लिख देता हूँ यहां से देख के। ये उसने दिए, शुक्र के उसने रैम खा के का प्रूफ करने को नहीं दे दी। प्रूफ करने को दे ना तो जनाब आधे लोग फिजिक्स ड्रॉप कर दें जनाब, की मुश्किल काम। इसको इसके बराबर कर दें यूं। फर्दर मैथ में ये प्रूफ बहुत ज्यादा आते थे। फर्दर मैथ में SHM थी
और फर्दर मैथ में SHM के इतने थे गंदे गंदे प्रूफ्स थे कि आप यकीन करें कि तबीयत सेट हो जाती थी। अब तो खैर उस फर्दर मैथ में से भी निकाल दिया ये। अब ओमेगा इसके बराबर आ गया। देखिए आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर हो, और यहां से आप टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन निकाल लें। टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? 2 पाई ओवर ओमेगा 2 पाई अंडर रूट ए रो जी ओवर एम है, और टाइम पीरियड किसके बराबर है? 2 पाई अंडर रूट एम ओवर ए रो जी। इधर से टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करें? इस पूरे को ही उल्टा कर दें। आपको पता है 1 ओवर टाइम पीरियड होता है, और यूं आप बेटा उसकी वैल्यूज प्लग इन करें। आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू दी हुई है, आपके पास इससे रिलेटेड मुख्तलिफ डाटा दिया हुआ है, और आप उसको न्यूमेरिकल को जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो नहीं पूछना किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना। अच्छा देखें, आज मुझे थोड़ा सा एक मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है कि बाज लोग इधर से ऑन करके गए हुए हैं अपना ना वो। मैं 1 बाय 1 पूछता हूं। आजमेर अहमद भट्टी बेटा आप प्रेजेंट हैं? जरा यस लिख के मुझे बताएं। आजमेर आर यू हेयर? यस ठीक। अहमद अब्दुल रहमान शाबाश। अली रजा द ग्रेट? अली रजा नहीं। अनुषा बतूल? अनुषा बतूल प्रेजेंट शाबाश। अच्छा जी, अरीबा? अरीबा शुजा शाबाश। डैनियल? प्रेजेंट शाबाश। ये बात तो है ही है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलें कॉलम में। फरजान अली शाबाश। और उसके बाद आ जाता है जी खतीजा जफर। खतीजा शाबाश। मानूर शहजाद शाबाश। मरियम नईम शाबाश। मोहम्मद कुरैशी? प्रेजेंट सर। मोहम्मद अतर? मोहम्मद अतर प्रेजेंट ठीक है। अच्छा उसके बाद राहिम शाबाश। राजा अजीम शाबाश। सैफ सज्जाद शाबाश। सुबहान सालिक जी सर। शाबाश। सैयद नोमान? सैयद नोमान मैं हो गया हूं बड़ा परेशान। ताजवर नकवी शाबाश। आगे नीचे सारे पूरे हो गए, चलो जी ठीक है। अच्छा जी अब हम बात करते हैं सैयद नोमान ने अच्छा भी उन्होंने शाबाश, चलो ठीक, टिक लगा दिया। अच्छा मुझे बताएं यार, अब तक जो मैंने आपको SHM पढ़ाई है आपको समझ आ गई है कि नहीं? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, और आप भी इसी को आगे, मैंने कहा था ना अभी फिलहाल हम इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। ये देखें, ये है सिंपल पेंडुलम, ठीक है कि नहीं है? और ये बेटा सिंपल पेंडुलम को आप इधर ऐसे करके यूं ले जाए ऊपर की तरफ, ठीक है कि नहीं? ये एंगल थीटा है और ये mg है, ये यूं, ठीक है कि नहीं? ये एंगल थीटा, ठीक है कि नहीं? इस तरह से देखें, ये इस लाइन को सीधा खींचें ऐसे और इसे यूं खींचें, ये पैरेलल लाइंस नहीं बन जाती, ये और ये लाइन पैरेलल, तो ये एंगल थीटा है। और इधर इसको टेंशन टी लग रही है, रस्से धागे की वजह से इसको टेंशन टी लग रही है, ठीक है कि नहीं? अच्छा अब आगे क्या करते हैं, हम वेट के कर देते हैं दो कंपोनेंट्स। वेट के क्या कर देते हैं? दो कंपोनेंट। दोबारा बना लेते हैं इसको। ये है जनाब सिंपल पेंडुलम, और ये आपने इसका ऐसे करके इसका ये कंपोनेंट बना दिया, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी अब ये देखें, इसको टेंशन टी यूं लग रही है, और ये है एंगल थीटा, और ये है जनाब mg, ठीक है, यूं लग रहा है इसको, और ये एंगल थीटा। अब आप इसको टू कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करें तो मैं एक्स एक्सिस अपना ये बनाना चाह रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस यूं है, ये मेरा वाई एक्सिस यूं,
तो mg के दो टुकड़े हो गए, ये एक इस तरह कर लें, यूं कर लें, ये mg का टुकड़ा बनता है mg cos ऑफ थीटा, और ये mg का टुकड़ा बनता है mg sin थीटा। थोड़ा इसको वजाहत कर देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं, ये यूं है, ये यूं है, ये वेट है mg। तो हमने क्या किया, ये एंगल थीटा था, ये आपके पास है mg cos थीटा, और ये है आपके पास mg sin थीटा। ठीक है, अब mg sin थीटा को बेशक उठाकर यहां रख दें। ठीक है, तो अब आप देखें, नोट करें कि ये इस तरह से था, ये इस तरह से है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये टेंशन T और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जो बैलेंस नहीं हो रहा वो mg sin थीटा, जो बैलेंस नहीं हो रहा वो mg sin थीटा। ठीक है, जो बैलेंस नहीं हो रहा वो mg sin थीटा, और mg sin थीटा रेस्टोरिंग फोर्स, mg sin थीटा इसे वापस लाता है। जब ये चीज इधर आ जाती है, यहां से आगे जाती है अपने इनर्शिया की वजह से, इस तरह जब पहुंचती है, इधर जब पहुंचती है, तो mg cos थीटा इस तरह लगता है, टेंशन T यूं लगती है, लेकिन mg sin थीटा इस तरह लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, और mg sin थीटा का दिल होता है कि ये वापस आए। पता चला कि mg sin थीटा का बिहेवियर ऐसा है कि ये बॉडी जब इधर है तो कुछ नहीं है mg sin थीटा, इधर है तो mg sin थीटा ऐसे लग रहा होता है, जब इधर जाती है तो mg sin थीटा बड़ा हो जाता है। चले मैं इसको यूं, ये देखें, ये mg sin थीटा, ये mg sin थीटा, ये और mg sin थीटा बड़ा हो गया, यहाँ पर भी छोटा, यहाँ उससे बड़ा, यहाँ उससे बड़ा, ऐसे बन रहा है। तो mg sin थीटा का बिहेवियर भी अगर आप नोट करें तो इसी तरह का है, जिस तरह का मैंने आपको बताया था कि इस तरह के रेस्टोरिंग फोर्सेस लगे तो बॉडी SHM परफॉर्म करती है। ठीक है कि नहीं। अब आपको ये बात पता है कि व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल, कितना स्मॉल, रफली लेस देन 5 डिग्री, और थीटा रेडियंस में हो, थीटे को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, 5/57.3 करके रेडियन में कन्वर्ट कर लें। आप आजमा के देखें कैलकुलेटर से, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, वो बराबर है mg sin थीटा, और साइन थीटा की जगह थीटा डाल लें तो ये आपके पास ये चीज आ जाती है। अब यूं कर लें, इसे इस तरह से कर लें, ये यूं, ये एंगल थीटा, ये लेंथ L, और ये है x, ये है x। आप खुद देखें, इसको एक बड़ा सा सर्कल समझें यूं, तो क्या आप ये मानते नहीं है, आपको याद है वो फार्मूला जो आपने पढ़ा था कि ये r है, ये r है, ये s है, ये एंगल थीटा है, s इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है कि नहीं है। तो उसको फार्मूले को लगाएं तो यहां देखें x किसके बराबर है, l थीटा के बराबर, x किसके बराबर है, l थीटा के बराबर है। अब आप खुद ये चीज देखें कि थीटा किसके बराबर है, x ओवर l के बराबर। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, mg sin थीटा था, उसको आपने mg थीटा बोल दिया फॉर स्मॉल एंगल। जब स्मॉल एंगल mg थीटा बोल दिया तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया mg थीटा, थीटा की जगह आपने x ओवर l डाल दी, ये बराबर है -ma के। -ma के इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। मैंने कहा कि साइन थीटा स्मॉल था, मैं बता देता हूं, देखें थीटा जब स्मॉल है, लेस देन 5 डिग्री है, तो फिर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के बराबर है, वेयर थीटा इज स्मॉल। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है mg साइन थीटा, वो mg थीटा कहलाएगा फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड। और फिर थीटा आपको पता है, ये पेंडुलम को, ये देखें, ये पेंडुलम की लेंथ ये है, ये लेंथ L है, ये डिस्टेंस x है, इसको आप एक बड़े सर्कल का हिस्सा समझें तो ये चीज इसके बराबर नहीं है कि आर्क लेंथ रेडियस से थीटा के साथ ये वाली रिलेशनशिप रखती थी। x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू r थीटा में s की जगह x पुट करें, रेडियस की जगह l पुट करें, थीटा की जगह ये पुट करें, तो थीटा x इक्वल टू l थीटा, थीटा बराबर है x ओवर l के। तो अब आप mg sin थीटा में mg थीटा कर दें और थीटा की जगह x ओवर l कर दें, ये m से कैंसिल हो गया, एक्सलेरेशन किसके बराबर है, -g ओवर l x। जब एक्सलेरेशन -g ओवर x के बराबर है, g भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, इसलिए प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। पता चला
कि सिंपल पेंडुलम की मोशन भी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है कि नहीं? अब अगर अगली बात देखें तो ये चीज नोट करें कि आपने अभी पढ़ा है कि एक्सेलरेशन माइनस जी ओवर एल एक्स होती है। इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें इससे, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, जी ओवर एल के बराबर है। ओमेगा बराबर किसके, अंडर रूट जी ओवर एल के। तो टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई ओवर ओमेगा 2 पाई ओवर अंडर रूट जी ओवर एल के। और टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का ये है प्रूफ। अब एक बात सुने गौर से, आपको ये बात तो पता है, यू नो दिस थिंग, कि जनाब आपने इस डेरिवेशन में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिया था, बल्कि आप प्रैक्टिकल में जितनी भी ऑसिलेशंस परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी होती है जब उनके एम्पलीट्यूड छोटे हों। तो पेंडुलम में याद हम आपको कहा करते थे लेंथ लंबी रखें और एम्पलीट्यूड स्मॉल रखें। लेंथ लंबी रखने का और पेंडुलम का एम्पलीट्यूड स्मॉल रखने से क्या होता था, ये एंगल थीटा छोटा होता था। ये एंगल थीटा जब छोटा होता था तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा की अप्रोक्सीमेशन वैलिड हो जाती थी और ये वाला फार्मूला ज्यादा अच्छा लगता था। तो जो बच्चे टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा रखते थे उनके आंसर हमेशा गलत आते होते, उनके प्रैक्टिकल की ग्राफ ठीक नहीं बनते, बल्कि जितनी भी वाइब्रेशंस उन्होंने पढ़ी हैं उन सब वाइब्रेशंस में उनके पास एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा रखना चाहिए था। उनको छोटे एम्पलीट्यूड का फायदा होता है। बेटा मेरा ये जो एस्पेक्ट है, मैंने कहा था ना अभी तक मैं सिर्फ इसी पर महदूद हूं, ये मेरी गुफ्तगू यहाँ खत्म होती है। मैंने इस पर जितनी भी बातें करनी थी आपसे कर ली हैं। अब इंशाल्लाह ताला पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर कर देंगे। इसी से ही आगे जाकर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेट होते हैं और वो आप इंशाल्लाह ताला डील कर लेंगे। यहां पर मेरी गुफ्तगू खत्म होती है। किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। सर साइन थीटा थीटा के बराबर कैसे हो गया? जब थीटा स्मॉल, आप थीटा रेडियन में हो 5 डिग्री से कम हो और आप रेडियन में हो तो आप देखें साइन ऑफ थीटा निकालें, साइन ऑफ 1 डिग्री का निकालें साइन, और उसके बाद 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, आप देखें एग्जैक्टली बराबर होगा। ये चीज वैलिड इसी तरह रहेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अली रजा आ गए हो या नहीं? अली